हेलो एवरीवन, बायो शिक्षा विद अखिल में आपका एक बार फिर से स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मीन्स पादपों में खनिज पोषण। पादपों में खनिज से तात्पर्य क्या है? पादपों में खनिज से तात्पर्य है कि पादपों को अपनी वृद्धि करने के लिए कुछ मिनरल्स की नीड होती है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, मोलिब्डेनम है, निकेल है, जिंक है, आयरन है, होने को CHO कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी हैं, लेकिन इन्हें नॉन मिनरल कैटेगरी में डाला गया है। कैसे डाला गया है, क्यों डाला गया है, ये हम आगे वीडियो में देख लेंगे। तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी पौधे को वृद्धि करने के लिए नीड होती है। मुख्य रूप से हम 17 तत्वों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि 17 तत्व किस प्रकार से पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं। इन तत्वों के बारे में, मेरा मतलब है खनिजों के बारे में, हमने वाष्पोत्सर्जन में भी पढ़ा है कि सभी पौधे जल व कार्बनिक तत्वों को भूमि से प्राप्त करते हैं और खनिजों के रूप में लेते हैं, और इन्हीं को खनिज तत्व या पोषण तत्व कहते हैं, और इनके पोषण को खनिज पोषण कहा जाता है। और इसी पोषण के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है, एक परपोषित, दूसरा स्वपोषित। परपोषित का मतलब होता है वे जीव जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स। और स्वपोषित का मतलब होता है वे जीव जो कार्बनिक पदार्थों का तो निर्माण स्वयं कर लेते हैं, जैसे कि पौधे प्रकाश संश्लेषण करके कार्बनिक पदार्थ मीन्स अपना फूड भोजन बना लेते हैं, लेकिन अकार्बनिक पदार्थों का निर्माण वे नहीं कर पाते, और अकार्बनिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए उन्हें बाहरी स्रोतों पर निर्भर होना रहता है। इन्हीं को कहते हैं स्वपोषित। और इसी खनिजों की निर्भरता का सर्वप्रथम प्रमाण डी सोसर ने 1804 में और 1860 में वन सेक्स ने दिया था। इसके बाद में आगे चलते हैं तो हम ये देखेंगे कि पौधों की खनिज पोषकों की आवश्यकताओं को हम कैसे समझ सकते हैं कि एक पौधे को पोषण के लिए किन किन खनिजों की आवश्यकता होती। उसके लिए हमें एक विधि देखनी पड़ेगी। वो विधि ये है, देखिए इसमें एक विधि है हमारे पास, एनालिसिस ऑफ प्लांट एश। कौन सी विधि है? एनालिसिस ऑफ प्लांट एश। ये देखिए मीन्स पादप भस्म का विश्लेषण। ये एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम ये पता करना चाहते हैं कि एक पौधे में कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं, कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं। तो देखिए छोटा सा मेथड है, हम एक पौधा लेते हैं, उसको बोलेंगे कि इस समय इसका जो वेट है वो फ्रेश वेट है, ताज़ा भार है, और इसे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब उपचारित करेंगे तो इसमें उपस्थित जल वाष्प बनकर बाहर निकल जाएगा। जो हमारे पास आएगा वो पौधे का ड्राई वेट मीन्स शुष्क भार होगा। इसको अगर हम एक अंगीठी में या भट्टी में 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उपचारित करें तो उसमें जितने भी कार्बनिक अंश हैं वो विघटित होकर CO2 है, SO2 है, NH3 है, CH4 है आदि के रूप में वाष्प बनकर बाहर निकल जाएंगे। हाँ, कुछ किताबों में आपको ये 6000 डिग्री सेल्सियस तक लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम बुक्स में आपको 600 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। जैसे RBSC की बुक में 6000 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, मैं आपको ये बता दूं। क्लियर है? तो कार्बनिक अंश विघटित होकर वाष्प के रूप में बाहर निकल जाते हैं। जो आता है वो हमारे पास क्या आता है? वो हमारे पास आती है पादप राख, प्लांट की राख आती है, या जिसे मैं पादप भस्म भी कह सकता हूँ। इस भस्म में चूंकि सारे कार्बनिक अंश बाहर निकल चुके हैं तो केवल और केवल क्या बचते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, अकार्बनिक पदार्थ बचते हैं। और अगर इसका केमिकल एनालिसिस किया जाए तो इसमें 60 से भी अधिक तत्व पाए गए हैं और पाए जाते हैं। जब उनका आगे अध्ययन किया गया तो पता चला कि 30 तत्व लगभग सभी पौधों में मिले और 30 तत्व किन्हीं किन्हीं पौधों में मिले, कभी उपस्थित कभी अनुपस्थित। तो जब जो पूर्णतः उपस्थित थे उनका आगे अध्ययन किया गया तो पता चला कि इनमें 17 आवश्यक पोषक तत्व हैं और 13 नॉन एसेंशियल हैं, अनावश्यक है। अब आप ये पूछेंगे कि 30 में से 17 ही किस आधार पर आवश्यक है और 13 किस आधार पर आवश्यक नहीं है। ये चीज़ तो हम आगे प्रूव कर लेंगे, लेकिन 13 किस आधार पर अनावश्यक हैं? तो उसके लिए कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि पादप अवशोषण के दौरान कुछ ऐसे तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं जो विशेष उपयोगी नहीं होते पादप के लिए, उन्हें अनावश्यक तत्व कहा जाता है। तो ये 13 तत्व इसी श्रेणी में डाले गए। रिमेनिंग जो 17 तत्व थे जिन्हें आवश्यक श्रेणी में डाला गया
उन्हें किस आधार पर डाला गया, उसके लिए हमें आगे उपयोगिता का अध्ययन देखना पड़ेगा, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से केवल हमें तत्वों की उपस्थिति का ज्ञान होता है। तो आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमें तत्वों की उपयोगिता का अध्ययन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। उससे पहले एक दो बिंदु हम देखना चाहेंगे। ये मैंने बता दिया आपको, केवल तत्वों की उपस्थिति का ज्ञान होता है इस विधि से। उपयोगिता का अध्ययन या अनिवार्यता का निर्धारण ये विधि नहीं करती है। ऑर्नन ने 1938 में अनिवार्यता की कसौटियाँ मीन्स क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी दी। क्या दिया उन्होंने? क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। मीनिंग क्या है इस क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी का? क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी का मीनिंग है, ऑर्नन ये कहना चाहते थे कि कुछ बिंदु हैं, उन बिंदुओं के आधार पर हम इस चीज़ का निर्धारण कर सकते हैं कि ये एलिमेंट एसेंशियल एलिमेंट है, आई मीन आवश्यक तत्व है, और ये नॉन एसेंशियल है, अनावश्यक है। वो बिंदु क्या थे? देखिए, वो बिंदु थे, ऑर्नन कहते हैं कि अनिवार्य तत्व उस तत्व को माना जाएगा जिसकी अनुपस्थिति में पौधे में विकार उत्पन्न हो जाए तथा पौधा अपना जीवन चक्र नियमित रूप से पूरा नहीं कर पाए अनुपस्थिति में, तो उसको क्या माना जाएगा? आवश्यक तत्व। साथ ही साथ ये भी होना चाहिए कि उस तत्व से विकार का निदान समान लक्षणों वाला कोई भी तत्व, चाहे आवर्त सारणी में कितना ही निकट क्यों ना हो, कार्य नहीं कर पाए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिस तत्व की कमी से वे लक्षण प्रकट हुए हैं, उन्हीं से उनका निदान हो, उसी तत्व से उसका निदान होना चाहिए। वह तत्व उपापचय में सीधे भाग लेता हो। ये किसने कहा? ऑर्नन ने कहा कि इन बिंदुओं के आधार पर हम इस चीज़ का निर्धारण कर सकते हैं कि ये तत्व आवश्यक है और ये तत्व आवश्यक नहीं है। आगे चलते हैं। अब इसी की बात कर रहे थे हम, खनिज तत्वों की उपयोगिता का अध्ययन। इसके लिए हमें मृदा विहीन, आई मीन सोइल लेस कल्चर या विलयन संवर्धन पढ़ना पड़ेगा। इसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि कौन सा तत्व पादप में क्या रोल प्ले करता है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। देखें, इस पोषक विलयन में, जो ये पोषक विलयन बना रहे हैं मृदा विहीन विलयन, इस पोषक विलयन में वे सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं जो एक पौधा जड़ों के द्वारा भूमि से ग्रहण करता है। तो ऐसा विलयन जिसमें आवश्यक पोषक तत्वों में से किसी भी एक तत्व की कमी होती है, तो इस प्रकार के विलयन को न्यूनीकृत पोषक विलयन कहते हैं या इसे मिनिमल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कहते हैं। अब ये तो बात जब सॉल्यूशन की चली है, तो सवाल ये आता है कि क्या सामान्य एक पोषक विलयन हो, उसमें क्या खूबी होनी चाहिए, क्या कैरेक्टर होने चाहिए। देखते हैं क्या कैरेक्टर होने चाहिए। तो आप खुद सोचिए कि एक सामान्य विलयन आप किसे मानेंगे? जिसमें सारे के सारे अनिवार्य तत्व हैं वो घुलनशील अवस्था में हो, विलयन काफ़ी तनु हो, मीन्स डाइल्यूट होना चाहिए, समय समय पर उसे बदलते रहना चाहिए। ये बदलने का फंडा क्या है, ये चीज़ मैं आपको टिश्यू कल्चर वाले वीडियो में बता चुका हूँ, बदलना क्यों आवश्यक है। अगर आपको ये चीज़ समझनी हो तो वीडियो में कमेंट करें, मैं इस चीज़ को अलग से समझा दूंगा, क्योंकि एक सेकंड पार्ट और बनेगा इस वीडियो का। पोषक विलयन में अनिवार्य आयन संतुलित मात्रा में होना चाहिए। विलयन में वायु प्रवाह का ध्यान रखना चाहिए ताकि पौधे की वृद्धि और विकास बाधित न हो। अब ये वायु प्रवाह का ध्यान रखने से क्या मतलब है? देखें, आप खुद सोचें, हम पोषक विलयन पढ़ रहे हैं, मृदा विहीन है, तो अगर हम एक सॉल्यूशन में, एक विलयन में पादप को उगाएंगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी आती है। सामान्य पादपों के लिए ऑक्सीजन की कमी आती है, तो वो किस प्रकार से अपनी ऑक्सीजन की आपूर्ति करेंगी? तो हमें ऐसे स्थिति में वायु प्रवाह का ध्यान रखना है, और वायु प्रवाह का ध्यान हम एक एरेटर के द्वारा रखेंगे। एरेटर क्या है, अभी थोड़ी देर में आपको मैं बता दूंगा जब हम हाइड्रोपोनिक्स पढ़ेंगे। और विलयन का पीएच आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद बात आती है कि ये विलयन, पोषक विलयन क्या है साहब, इनको डिफाइन कौन करेगा? तो इन पोषक विलयनों को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपने अनुसार कुछ सॉल्यूशन बनाए, जैसे नॉप सॉल्यूशन, सैक सॉल्यूशन, सीवेज सॉल्यूशन, होगलैंड सॉल्यूशन, एमएस मीडियम। ये सॉल्यूशन हैं क्या? देखें, आप गौर से सुनना, इन सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं है। इन सॉल्यूशन में क्या किया गया है कि कुछ तत्वों का एक मिक्सचर तैयार किया गया है और उनकी जो कंसंट्रेशन है वो अलग अलग है, मतलब किसी साइंटिस्ट के अनुसार कम है, किसी साइंटिस्ट के अनुसार ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आप कहेंगे सर जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे पहला है नॉप सॉल्यूशन, ये मैं फिर सिर्फ नॉलेज के लिए बता जा, जैसे नॉप सॉल्यूशन है 1865 में इन्होंने बोला कि कैल्शियम नाइट्रेट का मतलब है कि CaNO3, ये कैल्शियम नाइट्रेट, इसका अप्रोक्सीमेट कंसंट्रेशन विलयन में जब आप बनाएंगे तो 0.8 ग्राम पर लीटर होना चाहिए, ये बोल रहे हैं। ये मैं सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आपको याद नहीं रखना। दूसरा इन्होंने बोला
लिस्ट लंबी है, मैं तो 2-3 एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट मतलब MgSO4 7H2, इसका होना चाहिए 0.2 ग्राम पर लीटर। ऐसे लिस्ट लंबी है। पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट है, फेरस सल्फेट है, फेरस टार्ट्रेट है, ऐसे बहुत सारे सोल्ट है जिनकी एक फिक्स्ड कंसंट्रेशन ये साइंटिस्ट अपने सॉल्यूशन में मेंटेन करते हैं और उसी के आधार पर सॉल्यूशन के नाम दे दिए कि ये नॉब सॉल्यूशन है, ये सैक सॉल्यूशन है, ये सेवेज सॉल्यूशन है, ये होगलैंड सॉल्यूशन है, एमएस मीडियम है। एमएस मीडियम मतलब मुराशिगे एंड स्कूग, एंड है, एक नाम नहीं है, ये दो हैं, मुराशिगे एंड स्कूग मध्यम। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से ये पोषक विलयनों के गुण होते हैं। आगे चलते हैं मृदा विहीन संवर्धन के प्रकार। तो इसमें पहला प्रकार आता है बालू संवर्धन, सैंड कल्चर। आप बोलेंगे मृदा विहीन है, सैंड आ रही है, देखें ये सैंड ना के बराबर है। कैसे ना के बराबर है? देखें, बालू ली गई, बालू को HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से वॉश किया गया, उपचारित किया गया, तो उसमें जितने भी मिनरल्स होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। मतलब स्टेराइल सॉइल, निर्जमीकृत बालू आपके पास मृदा आएगी। इसे आप जल से धोकर सुखा लेंगे और जो मृदा आएगी उसमें आप पादप उगा लेंगे। बात समझ में आ गई होगी। और इन पौधों में से कुछ पौधे नियंत्रण पौधे होंगे जिनको सभी पोषक तत्व पानी में घोल कर दिए जाएंगे, क्योंकि आप सोचेंगे सॉइल तो निर्जमीकृत हो चुकी है, अब प्लांट को ग्रोथ करने के लिए मिनरल कहाँ से मिलेंगे? मिनरल हम बाहर से ऐड करेंगे। बाहर से क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि मृदा में तो पता नहीं क्या कितने तत्व कितनी कंसंट्रेशन में मिले हुए हैं, तो पहले उसे निर्जमीकृत स्टेरलाइज करना आवश्यक था। तो हमने HCl से उसे स्टेरलाइज किया और बाद में जो 17 पोषक तत्व हैं वो उसमें ऐड कर दिए और देखा कि क्या पौधा। देखें, मैं आपको बता दूं, इन चीज़ों को समझना पड़ता है, जो लिखा हुआ होता है उनसे समझ में नहीं आता। तो आप जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुने। 17 पोषक तत्व बाहर से ऐड कर दिए और ऐड करने के बाद देखा गया कि क्या ये पौधा, ये प्लांट पूरी ग्रोथ ले रहा है, तो कंफर्म हो गया कि ये 17 पोषक तत्व एक पादप की वृद्धि के लिए अति आवश्यक हैं। अब आप बात करेंगे, सर हम तो उपयोगिता का अध्ययन देख रहे थे, हमें कैसे पता? उसी के बारे में हम बात आगे कर रहे हैं। शेष जो कुछ पौधे बचेंगे उन पौधों के लिए क्या किया जाएगा कि पृथक पृथक पात्रों में एक व एक से अधिक खनिज तत्वों की न्यूनता में उगाया जाएगा। एक व एक से अधिक तत्वों की न्यूनता में उगाया जाएगा। समझ गए बात? मतलब सिंपल सा मेथड ये है कि एक पात्र में पौधा उगाया जाएगा लेकिन उसमें पूरे 17 तत्व ऐड नहीं किए जाएंगे, केवल 16 तत्व ऐड किए जाएंगे। कितने तत्व ऐड किए जाएंगे? 16 तत्व। अब ये चीज़ आप ध्यान से सुनना, आगे किसी भी लैंग्वेज में लिखा हुआ हो लेकिन वो संक्षेप में है, ये हम थोड़ा क्लियर करते हैं। क्या है? 16 तत्व ऐड किए, 16 तत्व ऐड किए तो एक तत्व ऐड नहीं किया। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि हमने क्या किया कि आयरन ऐड नहीं किया, आयरन ऐड नहीं किया, जिंक निकल जो भी आप माने, एक ऐड नहीं किया। अब जब ऐड नहीं किया तो उस पौधे में इस तत्व की कमी के लक्षण प्रकट होंगे, प्रकट हो गए साहब। तो हमने बोल दिया कि साहब फला लक्षण इस तत्व की कमी से आते हैं, मैग्नीशियम की कमी से आते हैं, आयरन की, क्योंकि आयरन भी खूब है। आयरन देखें आप, क्लोरोफिल में काम आता है, साइटोक्रोम में आता है, एंजाइम एक्टिवेटर के रूप में काम में आता है। बहुत सारी लिस्ट लंबी है, जब हम इन तत्वों की इंडिविजुअली बात करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। तो बोला साहब ये सारे लक्षण हैं जो इस तत्व की कमी से हैं। ठीक है, तो क्या हम कंफर्म कर दें कि इसी तत्व की कमी से? नहीं सर, अभी हमें इसे काउंटर करना है। काउंटर कैसे करना है? अब दोबारा से हम क्या करेंगे कि वो पौधा है जो पौधा हमने लिया था, उस एक पौधा दोबारा लेंगे और उस पौधे में इसको आयरन को ऐड करेंगे और देखेंगे कि क्या वे लक्षण अब प्रकट नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो आवश्यक तत्व है और प्रकट होने वाले लक्षण आयरन की कमी से हुए। बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि आपको याद होगा ऑर्नन ने बोला था कि विकार उत्पन्न होते हैं और उन विकारों का निदान किसके द्वारा होना चाहिए? उसी सेम तत्व के द्वारा होनी चाहिए। आ गई होगी बात आपके समझ में। नेक्स्ट आता है कि जब हम ये बालू संवर्धन करते हैं तो इस विधि में कई प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए बालू के स्थान पर आजकल क्वार्ट्ज, प्लास्टिक, चिप्स, वर्मिकुलाइट, आर्टिफिशियल सोइल काम में ली जाती है। इसमें स्पेशली हम जिस चीज़ पे यहाँ पे फोकस करना चाहते हैं वो है वर्मिकुलाइट। ये वर्मिकुलाइट एक खनिज पदार्थ है जो पृथ्वी में प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है और इस खनिज को विशेष प्रकार की ताप भट्टियों में लगभग 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आप लिख लें, ये इसमें लिखा हुआ नहीं है, 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म करके जो उत्पाद प्राप्त होता है वो वर्मिकुलाइट होता है और उसमें पौधों को उगाया जाता है। ये हल्के भार वाला होता है, रसायनतः केमिकली इनएक्टिव होता है, बंदे होता है,
अधिक जल अवशोषण की क्षमता होती है, ऊष्मारोधी होता है, और इस विधि को वर्मीक्यूलोपोनिक्स क्या कहते हैं, वर्मीक्यूलोपोनिक्स भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है द्रव संवर्धन। ये आप देखें, द्रव संवर्धन या जिसे हम जल संवर्धन, विलयन संवर्धन मीन्स वाटर, लिक्विड एंड सॉल्यूशन कल्चर कह सकते हैं। ये क्या है, नाम से ही पता चल रहा है द्रव संवर्धन है, तो द्रव में पौधा उगाएंगे। इसी के लिए मैंने आपको बोला भी था कि इस विधि में पौधे की जड़ को पोषक विलयन में रखा जाता है। चूंकि इस घोल में ऑक्सीजन की कमी होती है, अतः घोल की जड़ के पास एक नली ऑब्लिक एरेटर, जिसे बोला था मैंने, ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है इसकी सहायता से। इसी विधि को क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। और इसी के लिए जूलियस सैक्स ने 1860 में बोला कि पादपों को मृदा की अनुपस्थिति में पोषक विलयन के घोल में वयस्क अवस्था तक उगाया जा सकता है। अब आप बोलेंगे कि सर आपने बोला था एरेटर के बारे में। एरेटर कोई बहुत बड़ी भारी बात नहीं, छोटी सी सिंपल सी चीज़ है। आप देखें, मैं आपको एरेटर दिखा देता हूँ। ये एरेटर है, ये वातन नली है। ये देखें, ये प्लांट है, ये लिक्विड पोषक विलयन है। इसमें एक पौधा उगाया गया है, यहाँ पर एक जल और पोषक को मिलाने के लिए कीप है। इसमें पौधा आराम से ग्रो करेगा। इसमें 17 आवश्यक तत्व ऐड किए गए। बात समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है। ये कौन सा मेथड है, हाइड्रोपोनिक्स। और हाइड्रोपोनिक्स विधि का वर्तमान में काफ़ी अच्छा उपयोग किया जा रहा है। टमाटर के व्यापारिक उत्पादन में इसका जम के उपयोग किया जा रहा है, कमर्शियल पैदावार करने के लिए। तो आगे देखते हैं। आगे हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है तत्वों का या अनिवार्य पोषक तत्वों का वर्गीकरण। क्या आता है, अनिवार्य पोषक तत्वों का वर्गीकरण। अनिवार्य पोषक तत्वों के वर्गीकरण को अगर हम देखें तो ये क्या है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। देखें, ये कहाँ से आया, ये ऐसे आया कि पौधे को आवश्यकता किसकी है, एक ऑर्गेनिक की है और एक इनऑर्गेनिक की है। तो ऑर्गेनिक तो पौधा कहाँ से ले लेता है, फोटोसिंथेसिस करके। क्या करके, फोटोसिंथेसिस करके पौधा ऑर्गेनिक की आवश्यकताओं की, मतलब कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है। लेकिन उसे अकार्बनिक चाहिए। अब अकार्बनिक कहाँ से लाए सर, तो अकार्बनिक उसे भूमि से लेने पड़ेंगे। अब कौन से अकार्बनिक लेने पड़ेंगे, ये मैं बार बार बोल चुका हूँ कि 17 लेने पड़ेंगे। आप बोलेंगे 17 ही क्यों लेने पड़ेंगे, मैंने आपको अभी अभी मृदा विहीन संवर्धन पढ़ाया है कि हमने 16 तत्व ऐड करेंगे, एक तत्व ऐड नहीं करेंगे। उसकी कमी से जो होने वाले लक्षण है देख लेंगे और देखेंगे कि क्या वो तत्व रियलिटी में पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है क्या। अगर है तो उसे आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में डाला जाएगा, और नहीं है तो अनावश्यक तत्वों की श्रेणी में डाला जाएगा। इस प्रकार से हमने 30 जो तत्व सभी पौधों में मौजूद थे, उनमें 17 तत्वों को तो हमने किस श्रेणी में डाला, आवश्यक की में, और 13 को अनावश्यक की श्रेणी में डाला। बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब 17 तत्वों को देखें तो इनमें 3 तत्व हैं जिनको नॉन मिनरल बोला जाता है। वो कौन से तत्व हैं, CHO मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये क्यों बोला गया, इनको हमने क्यों बोला कि साहब ये अखनिज तत्व हैं या मैं बोलूँ नॉन मिनरल है, वो इसलिए बोला क्योंकि पौधों को जो इनकी प्राप्ति होती है वो CO2 से हो जाती है, जल से हो जाती है। तो इसलिए हम इन्हें खनिज तत्व नहीं बोल सकते, क्योंकि खनिज तत्व देखें मोस्टली हम उनको बोलेंगे जो मृदा से मिलते हैं। किससे मिलते हैं, मृदा से मिलते हैं। जैसे आप बोलेंगे सल्फ़र है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, मैग्नीज है, बोरोन है, कॉपर है, जिंक है, मोलिब्डेनम है, निकल है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी है। हाँ, मैं आपको बता दूं नाइट्रोजन दोनों फॉर्मेट में मिलती है। जब हम 17 तत्वों की बात करेंगे तो मैं दोनों चीज़ें बताऊंगा कि किस तरह से ये सॉइल के थ्रू मिलती है और किस तरह से ये एयर और वाटर के थ्रू मिलती है, स्पेशली एयर के थ्रू मिलती है। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। तो जो मृदा से मिलेंगे उनको हम मोस्टली खनिज तत्व उन्हीं को बोलेंगे। इसलिए ये चूँकि वायु और जल से मिलती हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला गया है, अखनिज तत्व बोला गया है। आगे चलते हैं। दूसरी बात आती है कि जो ये खनिज तत्व हैं इनको 2 भागों में बांटा गया है। मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, ये खनिज तत्व हैं, ये अखनिज तत्व हैं। वैसे मैं आपको बता दूं ये 17 ही तत्व होते हैं, ये हमने कैटेगराइज कर रखा है, इनको श्रेणीगत बांट दिया है हमने, ताकि अगर कोई पूछ ले कि 17 तत्वों में से किन तत्वों को अखनिज कहा जाता है तो इनको कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इनको 2 भागों में बांटा गया है खनिज तत्वों को। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मीन्स वृहद मात्रिक पोषक तत्व और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मीन्स सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। नाम से ही पता चल रहा है, वृहद जिसकी मात्रा ज़्यादा हो, इनको प्रधान,
और गुरु पोषक तत्व भी कहते हैं, और सूक्ष्म को गौण, लघु पोषक या अप्रधान तत्व भी कहते हैं। वृहद मात्रिक से एक बात तो स्पष्ट हो गई, वो क्या कि इन तत्वों की आवश्यकता पौधों को तुलनात्मक रूप से अधिक मात्रा में होती, और लिख भी रखा है वे तत्व जिनकी मात्रा पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में, ये याद रखें, ये आता है कि किन तत्वों को वृहद मात्रिक पोषक तत्व कहते हैं या वृहद मात्रिक पोषक तत्व की परिभाषा लिखी। तो वे तत्व जिनकी मात्रा पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 से 10 मिलीग्राम हो, 1 से 10 मिलीग्राम हो, उनको तो बोलेंगे वृहद मात्रिक पोषक तत्व। और जिनकी मात्रा पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 mg से कम हो, दोनों के लिए क्या शर्त है? 1 ग्राम ड्राई वेट, 1 ग्राम पौधे का शुष्क भार है, उसमें यदि कोई तत्व 1 से 10 मिलीग्राम की मात्रा में उपस्थित है तो उसे तो बोलेंगे हम वृहद मात्रिक पोषक तत्व, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और कोई तत्व 1 मिलीग्राम से कम है तो उसे क्या बोलेंगे? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मीन्स सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। ठीक है, तो ये तो हमने इन तत्वों की बात कर ली। आगे चलते हैं, आगे हम ये देखेंगे ये तत्व कौन कौन से हैं। तो इनमें ये वाले तो हैं वृहद मात्रिक पोषक तत्व, जिनमें हैं नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सल्फर है। इनको याद करने का सीधा सा तरीका है, देखिए इन्हें आप इस तरह से याद रखें, NPK CAMGS। 3 तो हमने किस में पढ़े? खनिज में, और 3 ये और 3 ये, कितने हो गए? 9 तत्व हो गए। तो आपको इजीली याद होंगे, आप ये चार्ट फट से बना सकते हैं। खनिज तत्व CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और खनिज तत्वों को 2 भागों में, मैक्रो में और माइक्रो में। मैक्रो यानी कि दीर्घ मात्रिक या वृहद पोषक तत्व जिन्हें बोला जाता है। इन ये कितने हैं? ये 6 हैं। कौन है? ऐसे याद कर लें आप, NPK और CAMGS, ये याद कर लें आप, NPK CAMGS। ये अलग अलग जगह वैसे भी आएंगे जब हम तत्वों के स्पेशल फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे आते हैं, वो हैं कितने तत्व हैं? 9 अगर हो गए तो 8 ही बचे, ये 8 तत्व हैं। वो कौन कौन से हैं? क्लोरीन है, बोरोन है, आयरन है, मैग्नीज है, जिंक है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, निकेल है। ये 8 तत्व हैं। देखें, याद करने पड़ेंगे आपको और इजीली याद भी होते हैं, लेकिन जैसे कि बच्चों को ट्रिक्स का बड़ा शौक होता है, तो एक छोटी सी ट्रिक के थ्रू आप इसे समझ सकते हैं। देखिए, आप लिखें इसे मैं लिखूं, ये मैं बोलूं बोरोन है, सब बोरोन है, देख लें आप, मैं मार्क नहीं करूंगा, बोरोन है, ये रहा, देखें बोरोन। ठीक है, बोरोन के बाद में है ये कॉपर है। मुझे पता है Cu होता है, लेकिन ये ट्रिक बनाने के लिए Cu लिखना पड़ेगा। ठीक है, कॉपर के बाद में आता है क्लोरीन आपको दिख रहा होगा, ये रहा क्लोरीन के बाद में आगे कौन है? मोलिब्डेनम, तो ये मोलिब्डेनम। तो 2 का तो ये सेट हो गया, 2 का सेट ये हो गया। ठीक है, जगह कम पड़ेगी, मैं दोबारा साइड में से बताता हूँ आपको। ये देखें, ये सबसे पहले है B, इसके बाद में है कॉपर, इसके बाद में है क्लोरीन, इसके बाद में है मोलिब्डेनम, 4 हो गए। नेक्स्ट है मैग्नीज और नेक्स्ट है जिंक, इसके बाद में है निकेल और इसके बाद में है फेरस। देखिए, क्या करना है आपको? ऐसे याद करना है। ये कौन है? 2, तो ये कौन हो गए? को, ये भी 2 हैं, तो कल मो। ये कौन है? 1, तो आपको लिखना पड़ेगा मन, और इसको लिखना पड़ेगा जन, इसको लिखना पड़ेगा नी, और इसको लिखना पड़ेगा फेरे। अगर आपको फिर भी भूलने की आदत है तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, बोको कलमो मंजन नी फेरे। क्या लिख सकते हैं? बोको कलमो मंजन नी फेरे। तो इस प्रकार से 8 तत्व कौन से हो गए? ये 8 तत्व हो गए जो सूक्ष्म मात्रिक तत्व है। तो मैंने आपको पूरे 17 तत्वों की बात कर ली। CHO खनिज तत्व कितने बचे? 17 में से 3 माइनस कर दीजिए, कितने बचे? 14 तत्व बचे। 14 तत्वों को 2 श्रेणी में बांटा गया है, एक वृहद मात्रिक और एक सूक्ष्म मात्रिक। वृहद मात्रिक में कितने हैं? 6। कौन?
NPK CAMGS, कितने हो गए? 3 वो 6 9, बचे कितने? 8। 8 कौन है? बोको कलमो मंजन नी फेरे, मतलब बोरोन हो गई, बोरोन के बाद कॉपर होगी, क्लोरीन होगी, मोलिब्डेनम हो गई, मैग्नीज हो गई, जिंक हो गई, निकिल हो गई और फेरस हो गई। निकिल के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, निकिल की अनुपस्थिति से पहले आवश्यक तत्वों की संख्या 16 थी, लेकिन डाल्टन ने ये अंतिम 17वां आवश्यक तत्व खोजा था और उन्होंने इसमें इसे शामिल किया था। तो ये भी आप याद रखें 1 मार्क के लिए कि अंतिम आवश्यक तत्व जो खोजा गया था वो निकिल था। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स की बात कर लें इसी चार्ट से रिलेटेड। तो मैं आपको बता दूं कि कभी कभी आयरन और बोरोन को मध्यवर्ती पोषक तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्यवर्ती पोषक तत्व कहा जाता है। उपरोक्त 16 तत्वों के अतिरिक्त कुछ लाभदायक तत्व भी हैं जिन्हें उच्च श्रेणी के पौधों में अनिवार्य माना गया है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, हेलोफाइट्स में मिलता है। ये किन में मिलता है? हेलोफाइट्स में। ये क्या करता है? C4 साइकिल में मदद करता है। ये C4 चक्र क्या है ये आपको प्रकाश संश्लेषण वाले चैप्टर में समझ में आ जाएगा। सिलिकॉन है, सिलिकॉन घासों में पाया जाता है जो इन्हें मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी कि यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। सेलेनियम है, ये एस्ट्रागेलस में मिलता है। और कोबाल्ट है, ये लेग्यूमिनोसी प्लांट्स में, मतलब इनमें जो मूल गुलिका का निर्माण होता है, रूट फॉर्मुलेशन होता है, रूट नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, उसमें काम आता है। ये नाइट्रोजन साइकिल वाला चैप्टर आएगा, उसमें रूट नोड्यूल फॉर्मेशन आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और इन तत्वों को किस श्रेणी में बांटा गया? इन तत्वों को अगर हम देखें तो इन तत्वों के लिए कुछ श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। जैसे संरचनात्मक तत्व किसे कहा जाता है? संरचनात्मक तत्व कहा जाता है CHON को, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को कहा जाता है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, DNA आदि के घटक होते हैं। ऊर्जा संबंधित तत्व किनको कहा जाता है? ऊर्जा संबंधित तत्व कहा जाता है मैग्नीशियम को और P फॉस्फोरस को। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम तो मिलता है पर्णहरित में और P फॉस्फोरस मिलता है AT में। ATP मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आपको पता है ये ऊर्जा फॉर्मेट है। नेक्स्ट अगर बात करें एंजाइम एक्टिवेटर किन तत्वों को कहा जाता है? इनमें मैग्नीशियम है, जिंक है और मोलिब्डेनम है। इन तीनों को एंजाइम एक्टिवेटर कहा जाता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। ये अलग से जो बता रहा हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम क्यों है? देखें आप, मैग्नीशियम आता है रूबिस्को और पैप्को, ये एंजाइम है। ये दोनों एंजाइम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काम में आते हैं। अगर मैं बोलूँ रूबिस्को कौन है, तो रूबिस्को का मतलब होता है राइबोलोज बाइफॉस्फेट, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज एंजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है और जब हम C3 साइकिल पढ़ेंगे मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बता दूंगा। दूसरा है पैप्को। पैप्को का मतलब होता है फोस्फोइनोल पायरुविक कार्बोक्सिलेज। रिपीट कर दूं, दोबारा लिख सकते हैं। रूबिस्को का मतलब होता है, दोबारा ऊपर से ऊपर लिख देता हूँ, रूबिस्को का मतलब होता है राइबोलोज बाइफॉस्फेट, ये आगे भी आएगा, बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सी, ये आगे आएगा यूँ LASE, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। आप लिख सकते हैं इसका नाम राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। ये RUBP का पूरा नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। आप C3 साइकिल पढ़ेंगे तब इसकी महत्ता आपको पता भी चल जाएगी। दूसरा आता है पैप्को। दूसरा कौन सा आता है? पैप्को। पैप्को का पूरा नाम होता है फोस्फोइनोल पायरुविक। मैं इसको पायरुवेट भी लिख सकता हूँ, ये ध्यान रखें आप। किसी किताब में आप पायरुवेट लिखा हुआ मिले, आप बोलेंगे गलत है, नहीं सही है, कार्बोक्सिलेज ASE है, कार्बोक्सिलेज। तो ये पैप्को का पूरा नाम हो गया। तो इन दोनों एंजाइम को जो सक्रिय करता है वो मैग्नीशियम करता है। जिंक क्या करता है? अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को सक्रिय करता है। और मोलिब्डेनम है वो नाइट्रोजनेज एंजाइम को सक्रिय करता है। नाइट्रोजनेज कहा था, नाइट्रोजनेज जब नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि रूट नोड्यूल फॉर्मेशन में इस एंजाइम का क्या काम होता है। ठीक है, इस एंजाइम को मोलिब्डेनम सक्रिय करता है। यानी कि आपको ये पता चल गया कि मोलिब्डेनम नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जितने भी 17 आवश्यक पोषक तत्वों की बात हम करेंगे वो भले ही इस चैप्टर में करें, लेकिन मेरा ये तरीका है और मेरा ये मानना है कि अगर आप इन 17 पोषक तत्वों को पूरी बायोलॉजी में ढूंढेंगे ईजिली मिल जाएंगे आपको। और हर एक तत्व का आपको अलग अलग काम भी पता चल जाएगा। हर एक तत्व का आपको एक
एक काम भी पता चल जाएगा। जैसे इसके बाद इस चैप्टर के बाद हम जो इसके बाद एंजाइम लेंगे, एंजाइम के बाद फोटोसिंथेसिस लेंगे। तो फोटोसिंथेसिस में जब क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर में पढ़ाऊंगा या क्लोरोफिल बताऊंगा, तब आपको मैं बता दूंगा कि उसमें आयरन और मैग्नीशियम दोनों काम आते हैं। तो जैसे हम ग्रोथ हार्मोन्स पढ़ेंगे तो ऑक्सीजन हार्मोन पढ़ेंगे, तब मैं बता दूंगा कि जिंक चाहिए उसके लिए। तो ऐसे इन सारे तत्वों को हम देख लें, बहुत सारे तत्व हैं। जैसे मैं चलो पढ़ी हुई बात बताता हूँ, 11th क्लास में हमने सेल वॉल पढ़ रखी है, सेल वॉल पढ़ रखी है। सेल वॉल में आपको पता है कि मिडिल लैमेला होती है। मिडिल लैमेला के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की आवश्यकता होती है। तो हम लिख नहीं सकते कि कैल्शियम का काम क्या होता है कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका के निर्माण में। तो जब हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तब आप ये बात ये खुद समझ में आ जाएगी कि रियली इन 17 पोषक तत्वों को हम पूरी बायोलॉजी में अलग अलग जगह देखते हैं। तो आप यहाँ पर भी उसे देखें, याद करें और उसको बाहर भी कनेक्ट करें, अलग अलग टॉपिक्स में भी कनेक्ट करें, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा ये। इसके बाद में देखते हैं कोशिका के परासरण दाब पर प्रभाव कौन डालता है? कि पोटेशियम डालता है, क्लोरीन डालता है। और वैसे अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ, के की बात आई है, पोटेशियम की बात आई है। अभी आपने रिसेंटली आपने पोटेशियम सक्रिय आयन सिद्धांत पढ़ा है, इमामुरो और लेविट ने जिसे एक्सप्लेन किया था, अभी पढ़ा है। रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि में सबसे वैध मत जो दिया गया था वो सक्रिय पोटेशियम आयन सिद्धांत दिया गया था, एक्टिव पोटेशियम आयन थ्योरी दी गई थी। लेविट ने इसे एक्सप्लेन किया था, इमामुरो ने उसे बताया था। तो उसमें आपको पता है कि कैल्शियम आयन का क्या रोल होता है, पोटेशियम का क्या रोल होता है, पोटेशियम मेलेट बनाता है, जिससे क्या होता है एंडोस्मोसिस होता है, सेल टर्जिड होती है, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। तो मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ कि एक एक एलिमेंट को अगर आप पूरी बायोलॉजी में ढूंढेंगे और पढ़ेंगे तो आपको याद करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। बस आपको दिमाग पे इतना प्रेशर डालना पड़ेगा कि कभी कोई आपसे पूछ लिया, किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए निम्न 5 तत्वों की भूमिका बताइए, या एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि पोटेशियम के क्या क्या काम है और सेट्स बना के दे दिए जाए आपको ऑप्शन में, तो आप बायोलॉजी को पूरी पढ़ी हुई है तो आप उसको रिकॉल कर सके कि पोटेशियम का क्या क्या काम होता है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो आगे चलते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स है एनपीएस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर। आगे बात समझ में? आगे देखते हैं क्रिटिकल एलिमेंट्स का मतलब है एनपीके। अब आप ये बोलेंगे क्रिटिकल एलिमेंट्स, मैं आपको बता दूं क्रिटिकल एलिमेंट्स का मतलब होता है क्रांतिक तत्व। क्या मतलब होता है? क्रांतिक तत्व। और क्रांतिक तत्व किन्हें कहा जाता है? क्रांतिक तत्व का मतलब होता है कि सोइल में एनपीके की कमी होती है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस की कमी होती है, तो किसान क्या करता है? इन तत्वों को भूमि में डालकर खेतों की उपज बढ़ाता है। और किस रूप में डालता है? उर्वरक के रूप में डालता है। और उर्वरक क्या डालता है? आप खुद सोचें, अमोनियम सल्फेट डालता है, अमोनियम नाइट्रेट डालता है, सुपर फास्फेट डालता है और अस्थि चूर्ण डालता है। इस प्रकार इनकी वो क्या करता है? पूर्ति करता है मृदा में, किसकी? एनपीके की। तो एनपीके की कमी होती है, इन्हीं को क्या बोला जाता है? क्रांतिक या क्रिटिकल एलिमेंट्स बोला जाता है। किस रूप में है? आप चाहें तो लिख सकते हैं अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, सुपर फास्फेट, अस्थि चूर्ण आदि के फॉर्मेट में डालता है। बात समझ में आ गई होगी आपकी? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि मोलिब्डेनम, ये आप स्टार लगा लें इसके, अभी नहीं लेकिन एमसीक्यू के लिए जरूर याद रखें। मोलिब्डेनम न्यूनतम आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है। दूसरा गोल्ड। आप सोचेंगे गोल्ड, बिल्कुल गोल्ड इक्विसिटम में और सरसों द्वारा अवशोषित किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना कि हम सरसों की पूरी फसल को बर्बाद कर दें गोल्ड प्राप्त करने के लिए। आपको प्राप्त नहीं होगा, बहुत बहुत अति सूक्ष्म मात्रा में उनमें पाया जाता है, तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, फसल ही बर्बाद हो जाएगी। ट्रेस एलिमेंट्स की बात करें तो ट्रेस एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, यानी कि सूक्ष्म मात्रक तत्वों को ट्रेस एलिमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट आता है ट्रेसर एलिमेंट। क्या? ट्रेसर एलिमेंट। ट्रेसर एलिमेंट का मतलब क्या होता है? आप कई बच्चे क्या होता है ट्रेस और ट्रेसर में कंफ्यूज हो जाते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। देखिए, ट्रेस का मतलब कम और ट्रेसर का मतलब किसी चीज़ को खोजना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो आप देखें, ये देखें, ये S35 दिख रहा है, P32 दिख रहा है, N15 दिख रहा है, कार्बन 14 दिख रहा है। ये सारे के सारे क्या हैं? ट्रेसर एलिमेंट है। कहाँ काम आते हैं? अभी मैं एक का नाम बोलूँ, जैसे कार्बन 14 है। कार्बन 14 को आप C3 साइकिल में पढ़ेंगे। C3 साइकिल में क्या किया गया कि क्लोरेला, किसमें? क्लोरेला, मैं दोबारा लिखूँ, क्लोरेला एक शैवाल होता है। इसमें C3 साइकिल में कार्बन का पूरा पथ चेक किया गया कि कार्बन किधर से पास आउट होती है। तो उसके लिए क्या किया? कार्बन 14 रेडियो आइसोटोप को काम में लिया गया। आगे बात समझ में? तो
ट्रेसर एलिमेंट उनको कहा जाता है जिनके द्वारा किसी प्रक्रिया के पथ का निर्धारण किया जाता है, किसी प्रक्रिया के पथ को खोजा जाता है, उन्हें ट्रेसर एलिमेंट बोला जाता है। आप बोलेंगे हमने तो नहीं पढ़ा, फिर मैं बोलूँगा, आपने मोलिकुलर बायोलॉजी पढ़ी है। क्या पढ़ी है? मोलिकुलर बायोलॉजी पढ़ी है। मोलिकुलर बायोलॉजी में आपने हर्शे व चेस का प्रयोग पढ़ा है। और हर्शे और चेस के प्रयोग को अगर आप देखें तो आपने किसको काम में लिया है? वहाँ आपने P32 और S35 को काम में लिया है। क्यों काम में लिया है? DNA एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, इसको प्रूव करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट दिया था किसने? हर्शे और चेस ने। उसमें आप क्या करते हैं? P32 S35 को काम में लेते हैं। किसके लिए? एक प्रक्रिया का पथ पता करने के लिए। क्या पता करने के लिए? कि DNA आनुवंशिक पदार्थ है या नहीं। आगे होगी बात आपको समझ में। क्यों? आपको पता होगा बैक्टीरियोफेज से एक बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करवाया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है? प्रोटीन कोड को S35 से, और जो केंद्रीय पदार्थ होता है उसे मैं आनुवंशिक तो नहीं बोलते, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आनुवंशिक बोल देंगे तो फिर मतलब ही क्या है। केंद्र के जो पदार्थ है उसे P32 से लेबल किया जाता है। फिर जो भी उसके प्रोजेनी में मिलता है उसके बेस पे हम ये निर्धारित कर लेते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ DNA ही है। ठीक है। दूसरा आपने ये भी पढ़ा होगा, कौन सा? N14 और N15। बिल्कुल, ये पढ़ा है आपने। ये भी याद दिलाता हूँ, कहाँ पढ़ा है आपने? आपने पढ़ा है मेसलसन और स्टोलन या स्टोलहन। क्या एक्सपेरिमेंट है? क्या एक्सपेरिमेंट है? डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव प्रकृति का होता है। डीएनए प्रतिकृतिकरण अर्ध संरक्षी प्रकृति को प्रूव करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट दिया गया था। उसमें भी N14 और N15 रेडियो आइसोटोप को काम में लिया जाता है। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ट्रेसर एलिमेंट किसी विधि की या किसी प्रक्रिया का पथ ज्ञात करने के लिए काम में लिए जाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तो आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अब इसमें दो टॉपिक बचे। एक तो हमें एलिमेंट्स पढ़ने हैं, जिनके PDF आपको प्रोवाइड भी करवा रखे हैं, आपने कॉपी कर लिए होंगे। और दूसरा हमें एक पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ मिनरल एब्जॉर्प्शन, यानी कि खनिज पोषक तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि, और उसी के साथ ही चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और भी कुछ फैक्ट्स हैं, उनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको कैसा लगा वीडियो? समझ में आया नहीं? कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के भी कर सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो सबसे पहले मिल सके। और साथ ही लाइक के बटन को दबाकर वीडियो को लाइक भी कीजिए।